हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है, इसमें हम बिहारी बिहारी लाल का जीवन परिचय आज हमारा टॉपिक रहेगा। इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन थे बिहारी लाल, क्या इनका साहित्य में योगदान रहा, कौन सी इनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे इस वाली वीडियो में। तो देखिए, कविवर बिहारी मतलब जो कवि, बहुत अच्छे कवि थे बिहारी जी। तो कविवर बिहारी जिन्हें बिहारी लाल भी कहा जाता है, रीतिकाल के ये प्रतिनिधि कवि हुआ करते थे। मतलब ये रीतिकाल के कवि थे जो बिहारी थे हमारे, इनको बिहारी लाल भी कहा जाता है और ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हुए थे। श्रृंगार रस की चमत्कार पूर्ण करने वालों में से इनका नाम सबसे पहले आता है। मतलब कि इन्होंने जो श्रृंगार रस है उसका बहुत अच्छे तरीके से अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है और इसलिए इनका नाम सबसे पहले आता है जब बात आती है श्रृंगार रस की। तब यदि हम बात करें इनके जन्म की, तो देखिए बिहारी जी का जो जन्म है वो ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर के माथुर चतुर्वेदी परिवार में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा देखिए, ये थे बिहारी लाल जी। विभिन्न राजाओं के पर आश्रम में रहने वाले बिहारी ने अपने राजा की महिमा की खातिर कई रचनाएं लिखी और बिहारी ने कई नीति के दोहे लिखे हैं जिन्हें आज के हिंदी साहित्य प्रेमी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। मतलब कि इन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी राजाओं की महिमाएं लिखी हैं या फिर अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने दोहे भी लिखे हैं जो कि हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिनको हम आज भी पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए, यदि हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखें तो नाम था बिहारी दास। जन्म इनका हुआ था 1595 ईस्वी को। स्थान था ग्वालियर यूपी में। जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है सतसई, बिहारी सतसई नाम से इनकी एक रचना है जो कि बहुत ज़्यादा इनकी प्रसिद्ध हुई थी। यदि हम इनके आश्रयदाता की बात करें तो शाहजहाँ और जयसिंह जो थे वो इनके आश्रयदाता थे। यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, 1595 में जन्मे बिहारी के पिता का नाम क्या था? केशव राय था, जो प्रसिद्ध हिंदी कवि केशवदास से भिन्न थे। मतलब यहाँ पे आप ये बस समझ लेना कि केशव राय और केशवदास एक ही है, नहीं। केशव राय अलग थे और केशवदास अलग है। केशवदास तो हिंदी कवि हैं और जो केशव राय हैं वो बिहारी जी के पिताजी हैं। बचपन में बिहारी को संस्कृत, प्राकृत और जो ज्योतिष के अध्ययन का सुयोग्य प्राप्त हुआ। मतलब इन्होंने बचपन में ही सीख लिया था संस्कृत को, प्राकृत को और जो ज्योतिष ज्ञान को। बाद में बिहारी वृंदावन आए और निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण भक्ति की उन्होंने दीक्षा ली थी। इनकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर साईजादा खिरीम जो शाहजहाँ के नाम से विख्यात हुआ, वह बिहारी को दिल्ली ले आए। मतलब जो शाहजहाँ थे उनका पहला नाम क्या था? साईजादा खिरम। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे बिहारी जी की काव्य प्रतिभा से और इसी वजह से ये इनको अपने साथ दिल्ली ले आए थे। वहाँ इन्हें शाही दरबार में प्रतिष्ठा मिली थी, जिन्हें कई हिंदू राजाओं ने भी सम्मान दिया था। जयपुर आमेर के राजा मिर्जा सिंह जयसिंह ने इनकी वार्षिक वृत्ति बांध दी थी। एक बार जब ये अपनी वृत्ति लेने आमेर पहुंचे तो वहाँ राजा जयसिंह नवोढ़ा रानी के अनुराग में इस तरह आसक्त थे कि राजकाज ही बुला बैठे थे। तो राजा को सचेत करने के लिए बिहारी ने एक दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया था। देखिए, मतलब कि जब ये अपनी जो इनकी वार्षिक वृत्ति थी या फिर जो भी इनको पैसे दिए जाते थे एज ए इनकी अच्छे कामों के लिए, तो जब ये लेने के लिए पहुंचे जयपुर में अपने राजा जयसिंह के पास, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो राजा जयसिंह जी है वो एक नवोढ़ा रानी के अनुराग में बिल्कुल ही विरक्त हो चुके हैं और वो अपने राजकाज सब कुछ को भुला बैठे हैं। वो ध्यान नहीं दे रहे अपनी प्रजा की तरफ, अपने राज्य की तरफ। वो बिल्कुल बुरी तरह से पागल हो चुके थे नवोढ़ा रानी के पीछे। तो राजा को सचेत करने के लिए बिहारी जी ने एक दोहा लिखा था। देखिए क्या दोहा था
कि नाही पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इह काले, अली कली ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल। तो ये दोहा लिख के भिजवाया था। जिस इस दोहे के ये जब ये दोहा राजा जयसिंह ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई थी और उन्हें ध्यान आया कि वो बहुत मतलब गलत कर रहे हैं। तो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे जो राजा जयसिंह थे। वो उन्होंने प्रसन्न होकर बिहारी को पुरस्कार के रूप में एक जागीर ही भेंट कर दी थी। फिर बिहारी स्थायी रूप से आमेर में ही रहने लग गए थे। उन्होंने राजा जयसिंह के कहने पर 700 दोहे लिखे जो सतसैया के नाम से विख्यात है, और इनका निधन कब हुआ था? 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं इनके काव्य परिचय की। तो देखिए, बिहारी की एकमात्र कृति है वो है सतसैया या फिर सतसैया भी हम इसको बोल सकते हैं। ये इनकी प्रसिद्ध कृति थी जो कि इनकी एक ही कृति थी। ये इसमें उन्होंने टोटल 713 दोहे हैं इस वाली, मतलब इनकी जो ये रचना है इसमें। इस पर शताधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। पूर्ण बिहारी रत्नाकर नाम से भी प्रसिद्ध बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका उत्कृष्ट है। मतलब कि इनके ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं बिहारी जी के ऊपर, जैसे कि रत्नाकर नाम से एक मतलब टीका की मतलब कृति बनाई गई है जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की ने लिखी है, जो कि बहुत ही फेमस हुई है। तो यदि हम बात करें सतसई की, तो सतसई में भक्ति, नीति, हास्य, व्यंग, वीरता, राजप्रस्थ, धर्म, सत्संग, महिमा, श्रृंगार का वर्णन दोहों में बहुत अच्छे से किया गया है। कुछ कवित भी उनके द्वारा रचे बताए जाते हैं, परंतु प्रामाणिकता नहीं है, मतलब नहीं मिले हैं। एक ही रचना सतसई से बिहारी को इतनी बड़ी ख्याति मिली, और यह उनकी काव्यगत उत्कृष्टता का बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्वलंत प्रमाण है कि सिर्फ एक ही रचना जिनके कारण बिहारी जी जाने जाते हैं। तो सोचिए वो रचना कितनी फेमस रही होगी उनकी, जो कि बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है। कि हम बात करते हैं इनके भाव पक्ष की, तो बिहारी मुख्यतः श्रृंगारी कवि थे, मतलब श्रृंगार रस के ये कवि थे। नायिकाओं के रूप, सौंदर्य, पूर्वानुराग, मान, प्रवास आदि के चमत्कार पूर्ण चित्र उनके काव्य में हमको देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये नायिकाओं का ऐसा रूप, सौंदर्य या फिर ऐसे उनके मतलब मान प्रतिष्ठा का ऐसे वर्णन करते थे मानो कि बिल्कुल सजीव रूप उन्होंने दे दिया हो अपनी कविताओं के माध्यम से। देखिए, लज्जा, मद, अभिथ्या, हर्ष, विभोद आदि संचारी भावों और नायक नायिका की चेष्टाओं व अनुभवों का जैसा वर्णन सतसई में मिलता है वह अन्य दुर्लभ है। मतलब कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि उन्होंने अपनी सतसई रचना में हमको दिखाया है। संयोग श्रृंगार में कवि का मन विशेष रूप से रमता है। फारसी पद्धति अपनाने के कारण नायिकाओं के विरह वर्णन अस्वाभाविक हो उठे। मतलब कि इन्होंने फारसी पद्धति को अपनाया है तो कहीं कहीं पे मतलब अस्वाभाविक वर्णन भी हो गया है। इसके अलावा देखिए, भक्ति परक दोहों में वर्णित भक्ति भाव में भक्त कवियों जैसा ईश्वर प्रेम और अनन्य भाव दिखाई पड़ता है। मतलब कि इन्होंने अपने जो उनके दोहे हैं उनमें इन्होंने भक्ति भाव को भी दिखाया है, ईश्वर प्रेम को भी दिखाया है, एक अनन्य भाव जो एक भक्त रखता है अपने भगवान को लेके, उसको भी दिखाया गया है। बात करते हैं हम बिहारी जी के कला पक्ष के, तो देखिए जो बिहारी जी थे वो उच्च कोटि के काव्य शिल्पी थे। दोहा जैसे छोटे छंद में चुन चुन कर व्यंजक शब्दों का प्रयोग करके कवि ने अर्थ गंभीरिया कौशल दिखाया है। मतलब कि कैसे उन्होंने मतलब छोटे छोटी लाइनों में वो इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने कह दी, तो उन्होंने यहाँ पे अर्थ गंभीरता को हमारे सामने दिखाया कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कौशल था कि वो छोटे छोटे लाइनों में अपनी इतनी गंभीर बातों को वो कह जाते थे। इसके अलावा देखिए, समास पद्धति अपनाकर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम कर दिया है। भाषा की बात करें हम, तो भाषा उनकी थी जो वो ब्रज भाषा थी, वो जो कि बहुत ज़्यादा सशक्त और शुद्ध थी। कि जो आलोचक थे उन्होंने बिहारी को मध्यकाल की मानक काव्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। कि मतलब जो आलोचक थे उन्होंने भी मान लिया था कि मध्यकाल की जो मानक काव्य भाषा है वही है जो कि बिहारी जी ने अपनी रचनाओं में यूज़ की है। मतलब कि सब आलोचकों ने भी इनका सपोर्ट किया था। अलंकारों का समुचित प्रयोग, प्रसानुकूल मधुर व्यंजक पदावली,
सांकेतिक अभिव्यंजना शैली ऐसी विशेषताएं हैं जो बिहारी को रीतिकाल में सर्वोत्तम स्थान दिलाती है। मतलब कि इतने अच्छे से इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, प्रसंग अनुसार इन्होंने बहुत अच्छी पदावली का और मधुर पदावली का यूज़ किया है, अच्छे से इन्होंने शैलियों को अपनाया। मतलब ये बहुत सारे रीजन्स रहे जिनकी वजह से बिहारी जी को ही रीतिकाल का मतलब अच्छा कवि माना जाता है, सर्वोत्तम स्थान ये दिलाती हैं बिहारी जी को। क्या आगे आगे देखते हैं हम कवि बिहारी का हिंदी साहित्य में स्थान। किसी भी कवि की प्रसिद्धि उसके द्वारा लिखी गई रचनाओं की संख्या में नहीं अपितु उन रचनाओं के गुणों पर निर्भर करती है। क्योंकि देखिए बिहारी लाल जी ने सिर्फ एक ही कविता लिखी है, मतलब एक ही रचना की है बिहारी सतसई के नाम से। तो मतलब यहाँ पे संख्याएं नहीं है, बस क्वालिटी की बात की जा रही है, गुणों की बात की जा रही है। अगर किसी कवि ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की हैं लेकिन उनकी रचनाओं में गुणों का अभाव है तो उन्हें कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन वही यदि किसी कवि ने यदि कम रचनाएं की हैं और उसमें गुण हैं, उसमें रचनाओं में भाव और गुण साफ नजर आते हैं, तो उनकी रचनाएं ही उन्हें प्रसिद्धि का पात्र बनाएंगी। तो ऐसा बिहारी जी के साथ भी यही हुआ है। कवि बिहारी द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई से उनका नाम श्रृंगार रस के कवियों में अमर हो गया। मतलब कि एक ही उन्होंने रचनाएं लिखी बिहारी सतसई, जिसकी वजह से उनका नाम कवियों में अमर हो गया। श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए जितने भी कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं उन सभी में बिहारी का जो नाम है वो अविस्मरणीय है। मतलब कि इनका नाम हम भुला नहीं सकते कि जिस प्रकार से इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है वो हमेशा याद रखने वाली बात है। अनेक कवियों द्वारा लिखे गए दोहों, छंदों, पंक्तियों के बाद भी बिहारी सतसई का स्थान आज भी उतना ही ऊंचा है जितना कि पहले था। मतलब कि उनके टाइम के बाद बहुत सारे कवियाँ हैं जिन्होंने दोहे लिखे, छंद लिखे, बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन जो स्थान बिहारी सतसई का है पहले था एज इट इज वो आज भी बना हुआ है, क्योंकि उसके साइड में लिखने वाला मतलब कोई नहीं आया है जो बिहारी के जैसा लिख सके। कल्पना की संहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण ही बिहारी की रचनाएं गागर में सागर भरती हैं। ये भर्ती सिंपल आएगा, यहाँ पे ये वाली भर्ती नहीं है, भारत आई भर्ती आएगा। अर्थात कवियों के प्रसिद्ध रचनाओं में एक नायाब नगीना जड़ती हैं। जो बिहारी जी की रचनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। देखिए बिहारी जी की रचनाओं की तारीफ करते हुए एक कवि ने लिखा भी है, सतसई के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखिए ये दोहा लिखा गया है इनकी रचना को लेके बिहारी जी की तारीफ करते हुए। अर्थात बताया गया कि बिहारी के दोहे में एक तीर के समान होते हैं। जो बिहारी के दोहे हैं वो एक तीर के समान होते हैं, जो दिखने में तो काफ़ी छोटे लगते हैं लेकिन जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं वो बहुत ही गहरा छोड़ते हैं हमारे मन पे। तो देखिए कवि बिहारी के काव्य में छुपे हुए भाव व गुणों के कारण ही महाकाव्य की रचना न कर पाने के बाद भी बिहारी की तुलना बड़े बड़े महाकाव्यों के साथ की जाती है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से श्रृंगार रस का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। इसी वजह से मैं बात करते हैं बिहारी जी की भाषा की। तो देखिए बिहारी जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। उन्होंने ब्रज भाषा का स्पष्ट स्वरूप यहाँ देखने को मतलब हमको दिया है, अपनी रचनाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप ब्रज भाषा का हमको दिखाया है। इसके अलावा देखिए पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि की छाप भी हमको थोड़ी थोड़ी देखने को मिल जाती है इनकी रचनाओं में। इसके अलावा देखिए उनके सुंदर और सटीक शब्द देखने को भी हमको मिलते हैं और भारतीय शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कई जगह पर मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो ये थी इनकी भाषा। अब हम बात करते हैं इनकी शैली की। तो देखिए बिहारी की काव्य रचनाओं में 3 तरह की शैली देखने को मिलती है, जिसमें कि पहला है वियोग के दोहे में। मतलब जब वियोग की बात आती है तो वहाँ पे माधुर्यपूर्ण व्यंजन प्रधान शैली को देखने को मिलती है हमको, जब वियोग के दोहे की बात करते हैं तब। फिर दूसरी है भक्ति एवं नीति के दोहे में, तो वहाँ पे हमको प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली हमको देखने को मिलती है। जो थर्ड है दर्शन, ज्योतिष्य, गणित आदि विषक दोहों में चमत्कार पूर्ण शैली देखने को मिलती है। मतलब कि उन्होंने अपने वियोग के अनुसार अलग उनकी शैली है, भक्ति व नीति के अनुसार उनकी अलग शैली है, दर्शन गणित के अकॉर्डिंग इनकी अलग शैली, मतलब इन्होंने अलग अलग शैलियों को अपनाया है अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। देखिए उनकी एक जो प्रमुख रचना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। कवि बिहारी की सर्वश्रेष्ठ रचना या यूँ कहें कि एकमात्र रचना जो है वो क्या है, वो
सतसई है, बिहारी सतसई है। इसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। बिहारी ने अपनी इस रचना में श्रृंगार रस का भरपूर वर्णन किया है। बिहारी सतसई कवि बिहारी की रचना है। यह एक मुक्तक काव्य है जिसमें कि 713 से लेकर 719 दोहे संकलित है। इसमें नीति, भक्ति, श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। देखिए ऐसे बिहारी सतसई जो कि बिहारी की एकमात्र रचना है, और यही कारण है कि इनकी यह रचना श्रृंगार रस का वर्णन करने वाली सर्वश्रेष्ठ काव्य में से एक है। तो ये था हमारा बिहारी जी का जीवन परिचय जो कि मैंने आपको कराया। मैंने आपको यहाँ पे बिहारी सतसई के बारे में बताया कि बिहारी सतसई क्या है। तो बिहारी सतसई बिहारी जी की एकमात्र रचना है जो कि जिसमें कि उन्होंने श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जो कि मुक्तक काव्य है, जिसमें 713 से 719 दोहे जिसमें दिए गए हैं, और इसमें उन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार तीनों रसों का प्रयोग किया है। मैंने बात की थी इनकी शैली की, जिसमें कि यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कैसे वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शैली वो रखते हैं। फिर हमने बात की थी इनकी सॉरी फॉर डैट, ये फ़ोन तो ऐसे ही चलते रहते हैं तो इसकी वजह से तो डिस्टर्बेंस हो गई है, सॉरी फॉर डैट। तो इसके अलावा देखिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर हमने जाना था यहाँ पे देखिए इनकी हिंदी साहित्य में कि क्या क्या इनका स्थान है, क्या इनका योगदान, इसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने इनके कला पक्ष के बारे में देखा। फिर देखिए हमने इनके भाव पक्ष के बारे में जाना। फिर हमने इनके काव्य परिचय किया, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मतलब इन्होंने कौन सा दोहा लिख के भिजवाया था राजा जय सिंह के पास, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। फिर हमने इनके बारे में इनका शॉर्ट जीवन परिचय भी जान लिया था ताकि आपको इन शॉर्ट में याद हो जाए। तो टोटल ओवरऑल आज हमने किया है बिहारी लाल का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। यदि आपके लिए मेरा कंटेंट और मेरी वीडियो हेल्पफुल रह रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।